मैं उसे मारना नहीं चाहता था, बस हो गया। ये शब्द हैं आरोपी राहुल मीना के। एक ऐसा बयान जो किसी को भी अंदर तक हिला दे। आज हम इसी केस की परतों को खोलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। दक्षिण दिल्ली का एक पॉश इलाका, और वहां एक ऐसा अपराध हुआ जिसने सबको चौंका कर रख दिया। इस केस में जिसकी जान गई वो सिर्फ 22 साल की एक लड़की थी, आईआईटी से पढ़ी हुई और सिविल सर्विसेज में जाने का सपना देख रही थी, यूपीएससी की तैयारी कर रही थी। सोचिए कितना उज्जवल भविष्य था। और ये सब हुआ कैलाश हिल्स के एक अपार्टमेंट में। उस वक्त वो घर पर अकेली थीं क्योंकि उसके माता पिता जिम गए हुए थे। मतलब अपराधी को घर के हर एक रूटीन की पक्की जानकारी थी। उसे पता था कि हमला करने का सही वक्त कौन सा है। जानते हैं, इस तरह के अपराध को इनसाइडर क्राइम कहते हैं। मतलब जब कोई ऐसा शख्स जुर्म को अंजाम दे जिसे उस जगह की, वहां के लोगों की पूरी जानकारी हो, जैसे कोई मौजूदा या पुराना कर्मचारी। यहाँ भरोसे को ही हथियार बना लिया गया। लेकिन दिल्ली में ये जो भयानक घटना हुई, उसकी जड़ें एक दिन पुरानी नहीं है। इसे पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उन 24 घंटों की कहानी में, जहां एक के बाद एक अपराध होते चले गए। तो ये है राहुल मीणा का रास्ता। देखिए, 6 हफ्ते पहले उसे पैसों की गड़बड़ी के चलते नौकरी से निकाल दिया गया था। फिर मंगलवार शाम को वो अलवर में एक शादी में जाता है। उसी रात वो एक दोस्त की पत्नी के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करता है। बुधवार सुबह दिल्ली के लिए एक टैक्सी लेता है और सुबह 6:39 पर अपने पुराने मालिक के घर में घुस जाता है। और फिर सुबह 7:15 पर हत्या और लूट को अंजाम देकर वहां से फरार हो जाता है। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि दिल्ली की ये हत्या अचानक नहीं हुई, बल्कि ये तो एक सिलसिलेवार अपराध की आखिरी और सबसे खौफनाक कड़ी थी। और देखिए, पूछताछ में वो क्या कहता है। वे मेरे लिए भगवान जैसे थे, दोनों बहुत अच्छे थे, लेकिन मुझे पैसा चाहिए था। एक तरफ वो उन्हें भगवान बता रहा है और दूसरी तरफ कह रहा है कि मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा था। कितना विरोधाभास है इन बातों में। आरोपी तो कुछ भी कह सकता है, लेकिन विज्ञान झूठ नहीं बोलता। तो आइए अब देखते हैं कि फॉरेंसिक सबूतों ने पीड़िता के आखिरी पलों की क्या कहानी बताई। एम्स दिल्ली की ऑटोप्सी रिपोर्ट वाकई दिल दहला देने वाली है। मौत का कारण था दम घुटना, वो भी एक मोबाइल चार्जिंग केबल से गला घोटने की वजह से। शरीर पर कई जगह चोट के निशान थे, नाक की हड्डी टूटी हुई थी, गर्दन की मांसपेशियों के अंदर खून बह रहा था और सबूतों से यौन उत्पीड़न की भी पुष्टि हुई। ये सारी बातें एक भयानक संघर्ष की तरफ इशारा करते हैं। और जैसा कि एम्स दिल्ली में फोरेंसिक मेडिसिन के हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कहा, बाहरी जांच में ऐसी चोटें दिखाई दी जो पीड़िता के किए गए प्रतिरोध से मेल खाती हैं। इसका मतलब साफ है, उस लड़की ने अपनी आखिरी सांस तक हिम्मत नहीं हारी। उसने हमलावर का डटकर मुकाबला किया। एक और बात जिसने जांच करने वालों को हैरान कर दिया, वो था आरोपी का बर्ताव। वो बहुत ही ज्यादा शांत था। उसके चेहरे पर पछतावे का कोई निशान तक नहीं था। इसी वजह से पुलिस अब उसके मनोवैज्ञानिक विश्लेषण पर भी विचार कर रही है, ताकि ये समझा जा सके कि कहीं वो किसी ऐसी मानसिक स्थिति से तो नहीं गुजर रहा जिसमें इंसान को सही गलत का एहसास ही खत्म हो जाता है। अच्छा, ये तो हुई इस एक अपराध की बात, लेकिन ये घटना सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है। ये एक बड़े सवाल की तरफ इशारा करती है, एक ऐसी कमजोरी जो शायद हमारे पूरे शहर में मौजूद है। चलिए अब इस पर बात करते हैं। द ड्राफ्ट का ये कोटेशन इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है। ये अपराध उस सुबह शुरू नहीं हुआ जब इसका पता चला। ये बहुत पहले से आकार ले रहा था, उस आसान अनौपचारिकता में जिसके साथ शहरी भारत अजनबियों को अपने निजी स्थानों में समाहित कर लेता है। मतलब इस तरह के अपराध की जमीन हम अनजाने में खुद ही तैयार कर देते हैं, जब बिना सोचे समझे अजनबियों पर भरोसा कर लेते हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, आंकड़े भी यही दिखाते हैं। अगर घरेलू सहायकों के वेरिफिकेशन की बात करें तो देखिए, 2025 में 31.7% उल्लंघन हुए थे। हालांकि 2026 की पहली तिमाही में ये घटकर 13.7% हो गए। कमी तो आई है, लेकिन अब भी ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। इसका मतलब है कि बहुत से लोग अभी भी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है। दरअसल 2 तरीके हैं घरेलू स्टाफ को काम पर रखने के। एक है अनौपचारिक तरीका, मतलब किसी की जान पहचान से या एजेंसी के भरोसे पर किसी को रख लेना। इसमें बैकग्राउंड चेक वगैरह शायद ही होता है।
और दूसरा है फॉर्मल वेरिफिकेशन, जिसमें पुलिस को सारी जानकारी देकर बैकग्राउंड और क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करवाया जाता है। ये एक ऑफिशियल रिकॉर्ड बनाता है और एक तरह से जुर्म को रोकने का काम भी करता है। फर्क साफ है ना? तो असल मुद्दा आकर टिकता है विश्वास, सुविधा और सुरक्षा के बीच एक मुश्किल संतुलन पर। हम सब अपनी जिंदगी आसान बनाना चाहते हैं, पर इस आसानी की कीमत क्या हो सकती है, ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है। और यहीं पर हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ रुक जाते हैं। आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में जहां सब कुछ सुविधा पर चलता है, हम विश्वास को बनाए रखते हुए सावधानी की आदत कैसे डाल सकते हैं? क्या सुविधा और सुरक्षा के बीच कोई सही संतुलन है? ये सवाल हम सबके लिए है।